सी बेटा, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द हेरिडिटी। अगर हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, हेरिडिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहला वर्ड आपका आता है कौन सा? हेरिडिटी आता है, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म हेरिडिटी? हेरिडिटी का मतलब ही क्या होता है, मैं पहले आपको ये बताती हूँ। तो हेरिडिटी का एक डेफिनेशन होता है, और डेफिनेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। मतलब पेरेंट्स से लेकर ऑफ स्प्रिंग तक जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं उनका जो ट्रांसफ़र होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। हेरिडिटी में क्या होता है? कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर, अब कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर में आप कैसे बता सकते हो? जैसे मान लो, एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि जैसे कोई पेरेंट है, ठीक है। पेरेंट के जो हेयर हैं ब्राउन है, ठीक है, ब्राउन हेयर हैं, पेरेंट्स के हेयर्स ब्राउन हैं, ठीक है। अब जो उसका चाइल्ड होगा, मतलब मान लो ये इसका फादर है, ठीक है, और ये मदर है, फादर और मदर के हेयर ब्लैक हैं, ठीक है, ब्लैक है। तो क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है कि बच्चे के अंदर ब्राउन हेयर्स भी आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है बच्चे के अंदर ब्लैक हेयर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मदर से उसके ट्रांसफ़र हुए कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक के जो भी ट्रांसफ़र हुआ, उसका जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुआ है, अगर मदर से हुआ है तो ब्लैक हेयर्स के होंगे उसके, अगर उसका कैरेक्टर फादर से ट्रांसफ़र हुआ है तो उसके ब्राउन हेयर्स होंगे, ठीक है। तो ये कैरेक्टर हो गया, जो जेनेटिक कैरेक्टर हो गया, जो उसके पेरेंट्स से उसके सन या डॉटर को मिल रहा है, ठीक है। इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। अब इसमें कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। आपका हेयर कलर हो सकता है, आईज़ का कलर हो सकता है, कलर ऑफ आईज़। तो डोमिनेंट कलर में क्या है? ब्राउन और ब्लैक कलर है, ठीक है। डोमिनेंट कलर क्या है? ब्राउन और ब्लैक कलर आपके आईज़ के भी हैं, ठीक है। इस तरह से आपका आइज़ का कलर आ सकता है। और साथ में और कौन से एग्जांपल्स आप ले सकते हो? एग्जांपल्स में अगर मैं बात करूँ तो जैसे ईयर लोब का एग्जांपल आप दे सकते हो। ईयर लोब में देखो, बहुत लोग के फ्री ईयर लोब्स होते हैं, ठीक है, फ्री ईयर लोब्स होते हैं, और बहुत लोग के जॉइंट ईयर लोब्स होते हैं, ठीक है, जॉइंट ईयर लोब्स होते हैं। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड द, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग और फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड द हेरिडिटी। उसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। एवोल्यूशन अभी बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी जो है ये एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो जेनेटिक्स के अंडर में आता है, ठीक है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो जेनेटिक्स के अंदर आता है, ठीक है। और फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो आपके जी.जे. मेंडल हैं, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? जी.जे. मेंडल, ठीक है। जी.जे. मेंडल कौन है? ये वही साइंटिस्ट हैं बेटा जिन्होंने मेंडल लॉ दिया है। उनका नाम पूरा है जॉर्ज जे मेंडल, ठीक है। इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। वैसे जेनेटिक्स के बहुत सारे फादर हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स अलग हैं, ठीक है, डब्ल्यू बैटसन है। इस तरह से जेनेटिक्स का अगर आप पढ़ोगे तो बहुत वास्ट है आगे, ठीक है। तो जेनेटिक्स बहुत वास्ट है, यहाँ पे आपको सिर्फ जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है। और ये एक बहुत वास्ट बायोलॉजी है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द जीन्स, जिसमें हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, हम उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, ठीक है। तो आपको हेरिडिटी समझ में आया? हेरिडिटी मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग जब ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड द हेरिडिटी। जैसे कोई भी है, जैसे फादर और मदर है, फादर के हेयर ब्राउन है, मदर के ब्लैक हैं, और तो क्या होगा? बच्चे के ब्राउन या ब्लैक हो सकते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊँगी कि किस केस में बच्चे का कलर ब्राउन होगा, किस केस में बच्चे का कलर ब्लैक होगा, ठीक है। अगर हेयर कलर्स की बात करते हैं तो होता है, जैसे दो पेरेंट्स ले लो, तो अगर उनके अगर पेरेंट्स जैसे मेल, अब फादर और मदर हैं, ठीक है। जैसे हमने ले लिया, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक एग्जांपल लीजिए आप। एग्जांपल में आप देखो, ये फादर है, ठीक है, और ये मदर है, ठीक। अब फादर और मदर से मान लो इनके 3 चाइल्ड्स होते हैं, 3 ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है। एक इनकी डॉटर है, एक सन है, 2 सन है, एक डॉटर है, मान लीजिए, ठीक है। मान लो फादर का जो हेयर का कलर है वो
क्या है, ब्राउन हेयर है, ठीक है, ब्राउन हेयर है, मदर का ब्लैक हेयर है, ठीक है, ब्लैक हेयर। तो क्या हो सकता है, इस सन का ब्लैक हेयर हो जाए, ठीक है, इस सन का ब्राउन हेयर हो जाए, और डॉटर का कलर ना तो ज़्यादा ब्लैक हो ना ज़्यादा ब्राउन हो और मिक्स्ड हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ये मिक्स्ड कलर आ जाए आपका, ठीक है, मिक्स्ड कलर आ जाए। तो ये क्या है, यही तो कैरेक्टर्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। दीज आर द कैरेक्टर्स विच ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है, इसी को हेरिडिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट आप देखो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का एक्युमुलेशन क्या, ये टॉपिक क्या कहता है। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे बेटा वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। टॉपिक क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो वेरिएशन होता है वो रिप्रोडक्शन के टाइम पे वेरिएशन का एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन समझते हो, मतलब इकट्ठा होना, ठीक है, एक साथ इकट्ठा होना। मतलब आप समझ सकते हो कि हज़ारों लाखों करोड़ों साल पहले जो हमारे एंसेस्टर्स होंगे उनमें कुछ और चीज़ें होंगी जो हमारे में नहीं है, या फिर कुछ और चेंजेस होंगे, ठीक है। मतलब हम इन्वायरमेंट के साथ सर्वाइव करना जैसे सीखते हैं, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, जो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग यही है, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन थ्रू रिप्रोडक्शन। जैसे मान लो जिराफ जो था, तो जिराफ क्या था, जिराफ जो है उसका पहले जो उसकी गर्दन थी वो छोटी होती थी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब ग्रासेस ख़त्म हो गई ग्रास लैंड में, तो धीरे धीरे उसने पेड़ के पत्तों को खाना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसकी गर्दन क्या हुई, बढ़ना शुरू हो गई। एक तरह से आप कह सकते हो कि उसके नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है, रिप्रोडक्शन हुआ तो गर्दन थोड़ी सी, क्योंकि उसको अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्वाइव करना था, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्वाइव करना था। और फॉर द सर्वाइवल क्या हुआ, एक्युमुलेशन ऑफ दैट वेरिएशन, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के टाइम पे एक्युमुलेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जिराफ की जो गर्दन लंबी होती है, नेक, वो भी इसी वजह से होती है। वो एवोल्यूशन का टाइम है, एक एवोल्यूशन की वजह से हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है। पर एवोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन है तभी एवोल्यूशन होगा, ठीक है, वेरिएशन नहीं होगा तो एवोल्यूशन कहाँ से होगा। जो चीज़ 100 साल पहले थी वो 100 साल बाद भी हो रही है हमारी। तो जो हमारा एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन है, इट इज़ ओनली ड्यू टू द जो एवोल्यूशन है ये सिर्फ हमारा वेरिएशन के एक्युमुलेशन की वजह से हो रहा है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वेरिएशन की, कि अगर मैम आपने वेरिएशन की बात की है तो ये वेरिएशन होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, तो अगर मैं वेरिएशन की बात करूं तो वेरिएशन क्या होता है कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़, ठीक है, इंडिविजुअल, इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखते हैं बेटा तो क्या होगा, इंडिविजुअल ऑफ, अगर डेफिनेशन आ जाती है तो आप ये लिख सकते हो, सेम स्पीशीज़ हैव सम डिफरेंसेस आर कॉल्ड वेरिएशन, ठीक है। अगर मतलब सेम स्पीशीज़ में इंडिविजुअल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो तो उसको हम वेरिएशन कहते हैं। हर एक जनरेशन में थोड़ा वेरिएशन आता है ऑब्वियसली। देखो आपके फादर और आप में कुछ वेरिएशन चेंजेस तो आए होंगे, एकदम डिक्टो कार्बन कॉपी आप अपने पेरेंट्स की नहीं होगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई वेरिएशन रहता ही है, ठीक है। वेरिएशन मतलब चेंज, एक लिटिल बिट चेंज, ठीक है। लिटिल बिट चेंज किसी भी चीज़ में हो सकता है, वो ग्रेजुअल चेंज होता है। और क्यों होता है, क्यों, क्योंकि हमको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहना होगा। देखो पहले क्या होता था, लोग बहुत हैश इन्वायरमेंट में भी रह लेते थे, ठीक है। धूप है, ज़्यादा ठंडी है, द पीपल सर्वाइव, लोग सर्वाइव कर पाते थे जबकि उनके पास कपड़े भी नहीं होते थे, ठीक है। वो पेड़ों की छाल पहन के रहते थे, पत्तियाँ पहन के रहते थे, बट वो इतने हैश इन्वायरमेंट, मतलब इतनी ठंडियों में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते थे। लेकिन अभी अगर आप ठंडियों में कपड़े उतार के खड़े हो जाओ तो आर यू एबल टू सर्वाइव कर पाओगे, कांप जाओगे एकदम से। या फिर इतनी चिल्ड धूप में आप मतलब जब तक आपको फ़ैन, एटलीस्ट फ़ैन तो आपको चाहिए ही। अगर मैं कूलर और एसी की बात नहीं करती हूँ तो फ़ैन तो एटलीस्ट यू नीड इट, ठीक है, आपकी नीड ही हो गई है वो। तो क्या है, ये भी एक वेरिएशन है, ये भी एक ग्रेजुअल चेंज है। वेरिएशन क्या हो गया हमारा, इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज, एक ऐसा ग्रेजुअल चेंज जो धीरे धीरे हो रहा है, एवोल्यूशन के कोर्स में हो रहा है, उसी को हम वेरिएशन कहते हैं। मतलब एक स्पीशीज़
वही हमारी स्पीशीज़ जो आज से 300 से 400 करोड़ साल पहले पेड़ों की छाल पहन के इनफैक्ट न्यूड रहती थी, ठीक है, ठंडियों में भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट आज क्या है, आज वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे मैमल्स का एक करेक्टरिस्टिक है, ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करती हूँ तो दे आर हैविंग द हेयर्स ऑन देयर बॉडी, ठीक है, उनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं। पहले देखो, पहले के टाइम पे क्या होता था कि हेयर्स बहुत लॉन्ग होते थे, ठीक है, बॉडी के। अब क्या है, ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, मतलब ग्रेजुअल चेंज मतलब वेरिएशन, एक तरह से आप वेरिएशन देख सकते हो। अब ह्यूमन बॉडी पे हेयर्स तो होते हैं, वो क्या होते हैं, लेकिन बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे। अब धीरे धीरे आप कभी भी अगर कभी अभी आप थोड़ा साइंस का वीडियो देखते होगे, ठीक है, तो उसमें आप देखते होगे कि अगर हम ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ह्यूमन बीइंग के चेंज हो रहे हैं, ठीक है, वेरिएशन हो रहा है उसमें। और आफ्टर 200 ईयर्स क्या होगा कि आपके कान बड़े हो जाएंगे, ठीक है। जो ईयर पिना है, पिन्ना, ईयर पिना समझते हो, जो कान के ऊपर वाला पार्ट है, दिस वन इज़ द ईयर पिना, ये ऊपर वाला पार्ट आपका ईयर पिना है। ये ईयर पिना आपका क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ठीक है, इट विल ये रहेगा ही नहीं, ईयर पिना रहेगा नहीं, क्योंकि ये आपका वेस्टिजियल ऑर्गन में एक तरह से आता है, ठीक है। ईयर पिना आपका नहीं रहेगा। आईज़ आपकी बड़ी बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। कलर कॉम्प्लेक्शन आपका और डार्क हो सकता है, ठीक है, आईज़ बड़ी बड़ी हो सकती हैं इस तरह से, और कलर कॉम्प्लेक्शन क्या हो सकता है, डार्क हो सकता है। यही हमारा वेरिएशन है, ठीक है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, वेरिएशन कहते हैं। तो वेरिएशन की आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हो, इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़ हैविंग सम डिफरेंसेस आर कॉल्ड द वेरिएशन, उसी को हम वेरिएशन कहते हैं। अब वेरिएशन भी बेटा दो तरह का होता है, ठीक है। अगर हम वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक सोमेटिक वेरिएशन होता है और एक जर्मिनल वेरिएशन होता है। अगर हम वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। वेरिएशन की बात करूँ अगर मैं, जस्ट अ सेकेंड, वेरिएशन भी आपके क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक आपका क्या होता है, सोमेटिक वेरिएशन, ठीक है, और एक आपका होता है जर्मिनल वेरिएशन, ठीक है, याद रखिएगा इसको, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, वैसे जनरली आता नहीं है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। सोमेटिक वेरिएशन में क्या होता है आपका, ऐसा वेरिएशन जो नॉन इनहेरिटेबल हो, नॉन इनहेरिटेबल, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, नॉन इनहेरिटेबल हो, और दूसरा जो कि हेरिटेबल हो, जो कि क्या हो, इनहेरिटेबल हो, मतलब ये एक जनरेशन से, मतलब इस जनरेशन से ये इस जनरेशन में, मतलब इनसे इसमें ट्रांसफ़र हुआ हो। सेकंड मतलब ये F1 जनरेशन है तुम्हारी, फिलियल जनरेशन 1 से F2 फिलियल जनरेशन 2 में ट्रांसफ़र हुआ हो, वो जर्मिनल वेरिएशंस होते हैं। हमारे बॉडी में नॉन हेरिटेबल वेरिएशंस भी होते हैं और हेरिटेबल वेरिएशंस भी होते हैं। नॉन हेरिटेबल वेरिएशंस ड्यू टू इन्वायरमेंट होते हैं, ये हमारे किसकी वजह से होते हैं बेटा, इन्वायरमेंट की वजह से होते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे बहुत गर्मी है उसकी वजह से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। बट हमारे पेरेंट्स, जैसे मान लो हमारे पेरेंट्स बहुत गर्मी में सर्वाइव कर पाते थे पर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक इन्वायरमेंटल चेंज जो हमारी बॉडी में आ रहा है, दैट इज़ द सोमेटिक वेरिएशन, वो हमारा सोमेटिक वेरिएशन हो गया। समझ में आया ना, वेरिएशन में भी डिफरेंस है। और कैसा चेंज, मतलब मान लो कि दो पेरेंट्स हैं, जैसे ये पेरेंट है, इसकी आई का कलर ब्राउन है, ठीक है, और इसकी आई का कलर ब्राउन है और इसकी आई का कलर ब्लैक है, ठीक है। एक का आई का कलर ब्राउन है, एक इसका ब्राउन है, इसका ब्लैक है, ठीक है। लेकिन जो चाइल्ड हुआ उसकी आप कभी कभी देखते हो आई का कलर ना ब्राउन होता है ना ही ब्लैक, इसका आई का कलर ब्लू हो जाता है। तो क्या हुआ, ये हमारा क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर आ गया। लेकिन अगर इसके 3 चाइल्ड हुए हैं, 3 बच्चे हैं अगर, और 3 में एक का कलर ब्राउन आता है, एक का कलर ब्लैक आता है, तो ये क्या हुआ, ये इनहेरिटेबल कैरेक्टर हुआ, ठीक है। ब्लू वाला तो एकदम अलग हो गया, डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट हो गया। बाकी जो 2 कैरेक्टर हैं वो हमारे कैसे हैं, वो हमारे इनहेरिटेबल कैरेक्टर हैं। इनहेरिटेबल कैरेक्टर मतलब जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आए हैं, उन्हीं को हम एक तरह से क्या कह सकते हैं कि दे आर द इनहेरिटेबल कैरेक्टर, वो हमारे इनहेरिटेबल कैरेक्टर हैं। इतना क्लियर हो गया ना। अब देखो यहाँ पे सेम चीज़ है कि देखो पहले में वही सेम चीज़ दिखाई गई कि पेरेंट है, पेरेंट से 2 ऑफस्प्रिंग हुए, तो इनमें कुछ चेंजेस हुए। पहले में उसका जो सर है वो रेड कलर का हो गया, उसका पैर ग्रीन हो गया, ठीक है। दूसरे में आप देखोगे, ये देखो
creation of diversity over the succeeding generation, the original organism of the top of give rise to a say two individuals similar in the body design with the suitable differences. Each of them in turn will give rise to the two individual in the next generation. Each of the four individual in the bottom rows will different from each other, while of these differences will be unique. Other will be inherited from their respective parents who were different from each other. अब देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये एक है तो इससे दो ऑफ स्प्रिंग आए, तो एक का सर मान लीजिए, आप इसको हेड मान लीजिए, इसको फुट मान लीजिए, हेड रेड हो गया, फुट ग्रीन हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा चाइल्ड इससे दो चाइल्ड हुए तो इसका हेड भी रेड कलर का हो गया, एक हैंड भी रेड कलर का हो गया, ठीक है, इसका एक हैंड वाइट हो गया। तो क्या हुआ, वेरिएशन, एक तरह से ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, एक्युमुलेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, इसी को हम यहाँ पे वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। एक्युमुलेशन जो हो रहा है कैरेक्टर्स का, इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम वेरिएशन कहते हैं बेटा, समझ में आया। तो वेरिएशन क्या होता है, इट इज़ अ मोस्टली क्या हम कह सकते हैं, जो सेम स्पीशीज़ होती हैं उन्हीं में अगर डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं तो उसको हम वेरिएशंस कहते हैं, ठीक है। अब हेरिडिटी यहाँ पे आ गया, हेरिडिटी मैंने बता दिया, इनहेरिटेड ट्रेड बता दिया। इनहेरिटेड ट्रेड देखो क्या होता है, ऐसे ट्रेड मतलब होता है कैरेक्टर्स आपके, इनहेरिटेड ट्रेड मतलब ऐसे कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हुए हैं उनको इनहेरिटेड ट्रेड कहते हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेड ट्रेड क्या होता है, अगर मैं बात करूं किसकी, इनहेरिटेड ट्रेड की बात करूं अगर मैं, तो क्या होगा कि ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मतलब कोई भी कैरेक्टर जो एक जनरेशन से अदर जनरेशन में ट्रांसफर होता है वो हमको इनहेरिटेड ट्रेड कह सकते हैं। ट्रेड मतलब आपका होता है कैरेक्टर, ठीक है, ऐसा कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है उसको इनहेरिटेड ट्रेड कहते हैं। और दूसरा होता है आपका एक्वायर्ड ट्रेड, एक इनहेरिटेड ट्रेड होता है और दूसरा बेटा आपका कौन सा होता है, एक्वायर्ड ट्रेड, ठीक है। दूसरा ट्रेड कौन सा होता है, एक्वायर्ड ट्रेड होता है। एक्वायर्ड मतलब द कैरेक्टर्स विच वी गेट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इसमें द कैरेक्टर्स विच वी गेट फ्रॉम द और प्रिसीविंग जनरेशन, जो पहले की जनरेशन से हमको मिला हो, ठीक है। और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कैसे, एक्वायर्ड ट्रेड या एक्वायर्ड कैरेक्टर कैसे कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स जो हमको इन्वायरमेंट से मिले हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कैरेक्टर्स विच वी गेट फ्रॉम इन्वायरमेंट, जो हमको इन्वायरमेंट से मिलते हैं, ऐसे कैरेक्टर जो हमारे होते हैं, दैट इज़ द एक्वायर्ड ट्रेड, ठीक है। जैसे मान लो जिराफ की गर्दन, वो उसकी एक्वायर्ड ट्रेड हो गई, ठीक है। हमारे जैसे अपने में चेंजेस ला दो, जैसे हमारे में क्या है कि जैसे पूँछ पहले होती थी ह्यूमन बीइंग में ना, टेल अब नहीं होती है टेल, तो टेल क्या हो गया, टेल एक तरह से धीरे धीरे खत्म हो गई, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होने लगा, मतलब रिमूवल ऑफ टेल, इट इज़ एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आपके इनहेरिटेड ट्रेड और एक्वायर्ड ट्रेड हो गए। अब रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द मेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे इनहेरिटेड ट्रेड का आपका एग्जांपल मैंने बताया, फ्री ईयरलोब और जॉइंट ईयरलोब। फ्री ईयरलोब, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, ब्राउन आइज़, ब्लैक आइज़, और आपकी क्या है, ब्राउन हेयर्स, ब्लैक हेयर्स, ये सारे आपके इनहेरिटेड ट्रेड हैं। और एक्वायर्ड ट्रेड आपको मैंने बता दिया कि जैसे जिराफ की गर्दन हो गई, आपके केस में जैसे क्या हो गया कि बेटा एक्वायर्ड ट्रेड में मतलब आप में इतनी शक्ति है कि आप मतलब गर्मी को सह सकते हो, बट आपके पेरेंट्स नहीं सह सकते होंगे, ठीक है, वो आपका एक्वायर्ड ट्रेड हो गया, ठीक है। इस तरह से आप ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो। रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन मेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन, सब अभी हम यहाँ पे बात करेंगे मेंडल के कॉन्ट्रीब्यूशन की। तो जॉन मेंडल जो थे, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने जेनेटिक्स वर्ड दिया था, ठीक है। तो मेंडल के लॉ को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझेंगे यहाँ पे, क्योंकि उन टर्म्स को समझे बगैर हम मेंडल के लॉ को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेंडल के लॉ को समझने से पहले हम क्या समझेंगे, कुछ टर्म्स को समझेंगे, और उस टर्म्स को जानने के बाद वी विल स्टडी अबाउट द मेंडल लॉ। तो आपके लिए जो मेंडल लॉ होगा वो बहुत ईजी हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स की, ठीक है। फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स क्या होता है, ये होता है यूनिट ऑफ हेरिडिटी। फैक्टर्स क्या होता है बेटा, यूनिट ऑफ
heredity which is responsible, just a second, unit of heredity which is responsible for inheritance and appearance of character। तो क्या कह सकते हो फैक्टर्स का कि एक इनहेरिटेंस की यूनिट होती है, ठीक है, हेरिडिटी की एक यूनिट होती है जो कोई कैरेक्टर को अपीयर करने में हेल्प कराती है, ठीक है। कोई भी कैरेक्टर जो अपीयर होगा, इनहेरिटेड कैरेक्टर जो अपीयर होगा, उसके अपीयरेंस में रिस्पॉन्सिबल होती है, उसी को हम फैक्टर कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो वर्ड आप यहाँ पे पढ़ोगे वो जो फैक्टर है, ये वर्ड आपका अलग अलग साइंटिस्ट ने सबसे पहले अलग अलग नेम दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स होंगे वो आपके दो होंगे। एक आपका होगा, आप कह सकते हो फैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। रिसेसिव फैक्टर आपके दो होंगे। जैसे फैक्टर आप कह सकते हो कि एक आपका कैपिटल लेटर से जो डोमिनेंट फैक्टर होगा, मतलब फैक्टर्स दो ही तरह के होंगे ना, एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। यही तो है यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जो इन रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटिंग कैरेक्टर इन अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर से हम क्या कह सकते हैं, फैक्टर तो यही है ना हमारा, एक डोमिनेंट फैक्टर है, ठीक है, और एक हमारा रिसेसिव फैक्टर है। तो डोमिनेंट जो डोमिनेट हो के आए, जो उभर के आए, ऐसा कैरेक्टर जो क्या हो, जो उस जनरेशन में उभर के आए, दैट इज़ द डोमिनेंट कैरेक्टर। मतलब ये क्या हुआ, ऐसा कैरेक्टर जो क्या है, डोमिनेटेड है, डोमिनेटेड है मतलब जो उभर के आता है। और जो दूसरा कैरेक्टर क्या हो गया, रेसेसिव कैरेक्टर है, जो मतलब जो दब जाता है, ठीक है। रेसेसिव कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर है जो क्या हो गया बेटा, जो कैरेक्टर दब जाता है, सप्रेस हो जाता है, ठीक है। एक तरह से हम कह सकते हैं ऐसा कैरेक्टर जो सप्रेस होता है उसको हम यहाँ पे रेसेसिव फैक्टर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड जो आपको चीज़ पढ़नी है वो है एलएलई क्या होती है, ठीक है। एलएलई भी आपको यहाँ पे अभी पढ़ने को मिलेगी। एलएलई क्या होती है, देखो एलएलई क्या होती है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। एलएलई क्या होती है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स विच आर लोकेटेड at certain position on the homologous chromosome। तो आप यहाँ से देख सकते हो एलएलई क्या होती है कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अब देखो एलएलई को अगर आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं समझा हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है एलएलई के बारे में, तो एक आप मोटा मोटा क्या कह सकते हो कि जैसे आपने फैक्टर में आपने दो फैक्टर पढ़े ना, पहला क्या है डोमिनेंट और दूसरा रेसेसिव। इसी तरह से बेटा जब आप एलएलई के बारे में पढ़ोगे तो एलएलई क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ जीन, एक ऐसा फॉर्म ऑफ जीन है, इट इज़ अ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है, जो कि क्रोमोसोम के डिफरेंट उस पर प्रेजेंट होता है। जैसे आप कह सकते हो एलएलई में क्या है, पहला आपका टॉल में आप क्या लिख सकते हो टी, तो आपका टी एक एलएलई हो गया, ठीक है, टी एक एलएलई हो गया। दूसरा ड्वार्फ आपने लिया तो आपका दूसरा एलएलई ड्वार्फ क्या स्मॉल टी हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपके एलएलईज हैं, ठीक है। तीसरा आपका क्या होगा, होमोजाइगस कैरेक्टर्स में भी होमोजाइगस कैरेक्टर्स आते हैं और हेट्रोजाइगस कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। होमोजाइगस कैरेक्टर्स आएंगे आपके बेटा कैरेक्टर्स, और दूसरा हेट्रोजाइगस कैरेक्टर्स, हेट्रोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस क्या होता है कि अ ज़ाइगोट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स हैविंग आइडेंटिकल फैक्टर्स, ठीक है, उनको हम होमोजाइगस कहते हैं, होमोजाइगस कैरेक्टर कहते हैं। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि होमोजाइगस की अगर हम बात करते हैं, देखो अभी तो आपको ऐसे समझ में आएगा, जब आप पढ़ने लगोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। होमोजाइगस फैक्टर, ठीक है,
होमोजाइगस कैरेक्टर होता है, ठीक है। होमोजाइगस कैरेक्टर में क्या होगा आपका कि अ ज़ाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। मान लो जो दो गैमेट हैं, मान लो ये एक गैमेट है, एक गैमेट ये है, टू गैमीट्स हैं। अब गैमीट्स आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा, गैमीट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो दो गैमीट्स हैं और दो गैमीट्स जो होते हैं बेटा आपके, वो क्या होंगे, वो सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। दो गैमीट्स मतलब टू गैमीट्स, और दोनों गैमीट्स कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। बोथ गैमीट्स, जो दो गैमीट होंगे मतलब दोनों गैमीट्स आइडेंटिकल होंगे, और अगर उनका फ्यूज़न हुआ और उनके फ्यूज़न से जो जाइगोट बना, मतलब ये एक गैमेट है और ये एक गैमेट है, और दोनों क्या हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं। यहाँ पे मैं आइडेंटिकल लिख दे रही हूँ, दोनों गैमेट आइडेंटिकल हैं, और दोनों गैमेट आइडेंटिकल से जो इनका यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, ये होमोजाइगस होगा। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो एग्जाम्पल में टी आर, ठीक है, राउंड, अगर स्मॉल टी है तो स्मॉल टी, दोनों ये क्या है, होमोजाइगस है। होमोजाइगस मतलब दोनों गैमीट्स आपके आइडेंटिकल हैं। और हेट्रोजाइगस में क्या होगा, हेट्रोजाइगस कैरेक्टर में आपके जो गैमीट्स होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग अनआइडेंटिकल गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। अनआइडेंटिकल गैमीट्स बनने के बाद जो आपका जाइगोट बनेगा वो क्या होगा, वो आपका डिफरेंट रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड द हेट्रोजाइगस। उसको हम यहाँ पे हेट्रोजाइगस कहेंगे। दो डिफरेंट होगा, ठीक है। और आपका कभी कभी एक और वर्ड आता है जिसको हम हेमीजाइगस कहते हैं, वो आपको पढ़ना नहीं है पर फिर भी मैं बता दे रही हूँ। एक वर्ड और आता है होमोजाइगस हेट्रोजाइगस के अलावा, एक और वर्ड आता है हेमीजाइगस, ठीक है। हेमीजाइगस क्या होता है कि सिर्फ एक जीन पेयर होता है, ओनली वन जीन पेयर, ठीक है, सिर्फ एक जीन पेयर होगा तो उसको आप क्या कहेंगे, हेमीजाइगस कहेंगे। हालांकि हेमीजाइगस आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है, आपको होमो और हेट्रो ही पढ़ना है, तो आप यहाँ पे सिर्फ होमो और हेट्रो की बात करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको वर्ड पढ़ना है बेटा, दैट इज़ फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, ठीक है। फिनोटाइप की अगर हम बात करते हैं तो फिनोटाइप क्या होता है, इट इज़ द एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो फिनोटाइप क्या होगा बेटा, इट इज़ द एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल एंड, देखो दोनों वर्ड का मतलब मैं समझा रही हूँ, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, ठीक है। अब आप इसको कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और जीनोटाइप यहाँ आएगा अगर आपका, तो जीनोटाइप मतलब होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे आप कह सकते हो कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मैप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म ऑफ फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आप कह सकते हो उसको जेनेटिक मैप फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर। अब देखो मैंने दोनों समझा, दोनों समझ में आ जाएगा। फिनोटाइप में क्या होता है, मैंने लिखा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल, कहीं पे आप बेटा मॉर्फोलॉजिकल वर्ड देखोगे, मॉर्फोलॉजिकल मतलब होता है आउटर, उसका आउटर। जैसे आपने अपनी बॉडी पे कोई भी चीज़, मैंने कहा ना, आप अपनी बॉडी पे इमेजिन करके कर सकते हो, ठीक है। बायोलॉजी में सबसे बड़ा, अगर आप जियोलॉजी पढ़ रहे हो तो उसमें सबसे बड़ा यही होता है कि आपको अपनी बॉडी पे ही इमेजिन करना होता है, ठीक है। तो अगर आप अपनी बॉडी पे इमेजिन करो तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में आप क्या देख सकते हो, आपका ऊपर का अपीयरेंस, जैसे आपका स्किन का कलर, स्किन का टोन, ठीक है, आपके हैंड्स, आपके लेग्स, ये आपका क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में मतलब जो ऊपर से दिख रहा है, आपकी आइज़ बिग है या नहीं, ठीक है, आपका फेस राउंड है या नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। राउंड है फेस, मतलब बहुत लोग का फेस राउंड होता है इस तरह से, बहुत का फेस ओवल शेप में होता है, बहुत की नाक जो होती है, नोज़ होती है वो इस तरह से लंबी होती है, ठीक है, बहुत की नोज़ छोटी होती है, बहुत के ईयर के लोब्स फ्री होते हैं, बहुत के ईयर लोब्स जॉइंट होते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, अगर हम बात करते हैं बाहर के कैरेक्टर की बात करते हैं, अगर मैं देखो चलो प्लांट्स में बात करते हैं, मेंडल ने प्लांट्स लिया था तो मैं प्लांट्स की बात करती हूँ। प्लांट्स में देखो, जैसे हम लोग जब मॉर्फोलॉजिकल पढ़ते थे बीएससी एमएससी में, तो हम लोग क्या पढ़ते थे वहाँ पे, जैसे हम लोग को इस तरह से एक फ्लावर दे दिया जाता था, ठीक है बेटा, इस तरह से हमको एक फ्लावर दे दिया जाता था, और फ्लावर को हमको बोला जाता था कि इसकी हर एक पीस को आप निकालिए, ठीक है। मैंने इसकी पत्तियां बना दी, इसकी जड़ें बना दी, ठीक है, इसमें जो भी आपका एंथर और वो है मैंने सब बना दिया, ठीक है।
हमको एक पौधा मिल जाता था और वो बोलते थे हमसे कि आप एक काम करो, इस पौधे के सभी पार्ट्स को डिफ्रेंशिएट करो, अलग अलग करो। तो हम क्या करते थे, हम इसके पेटल्स को अलग करते थे, ठीक है, सारे पेटल्स, मतलब अगर आप करोगे तो इस तरह से आपको पेटल्स मिल जाएंगे। मान लो 4 पेटल है तो 4 पेटल मिल जाएंगे। फिर यहाँ नीचे प्लांट्स में देखो सेपल्स लगे रहते हैं इस तरह से, तो हम उसके पेटल्स को अलग करते थे, हम उसके सेपल्स को अलग करते थे, ठीक है। फिर हम उसके अंदर ओवरी को देखते थे, तो ओवरी के जितने डिफरेंट पार्ट्स हैं, मतलब जो पार्ट हमारे आंखों से दिख रहे हैं, एक्सटर्नली दिख रहे हैं, उसको हम क्या कहते थे, उसको हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बोलते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स जो हमको क्या करते हैं, जो हमको सामने से दिखते हैं, वो हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कह सकते हैं, ठीक है। और आपके जेनेटिक कैरेक्टर जो आपके अंदर होंगे, एनाटॉमिकल, इसको मोस्टली हम क्या कहेंगे, एनाटॉमिकल, जो आपका अंदर होगा, एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी कहते हैं जो अंदर के कैरेक्टर्स होते हैं। तो यह आप फिर एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स बोल सकते हो या तो जेनेटिक कैरेक्टर बोल सकते हो। तो ऐसे कैरेक्टर जो जीन के होंगे या जेनेटिक कैरेक्टर होंगे उसको हम एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स कहते हैं, और जो ऊपर के होते हैं उसको हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप भी दो टाइप के कैरेक्टर्स पढ़ोगे, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में आपका क्या आएगा, फिनोटाइप आएगा, और जीनोटाइप में आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज जीनोटाइप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड आपको जानना इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक वर्ड है आपका हाइब्रिड, विग्रस या हेट्रोसिस। तो इसमें आप हाइब्रिड सब जानो। हाइब्रिड क्या होता है, सुपेरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर इट्स पेरेंट्स इज कॉल्ड हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है कि मतलब जो आपका ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा सुपीरियर हो, ठीक है, सुपीरियरिटी होगी तो हाइब्रिड हो जाएगा। तो हाइब्रिड इतना आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेंडल की, ठीक है, मेंडल की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। और मेंडल में हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा सबसे पहले आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, फिर वी विल टॉक अबाउट द डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद हम बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप बात करते हो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। तो अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे हम हमेशा यहाँ पे मोनो हाइब्रिड, तो सबसे पहले आप मोनो हाइब्रिड से उस पहले समझ लो। मेंडल के बारे में बता दूं, मेंडल जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पी प्लांट को लिया, ठीक है। किसको लिया, पी प्लांट को, ठीक है, पी के पौधे को लिया, और पी के पौधे में उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए, 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया, ठीक है। 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने 7 कैरेक्टर्स स्टडी किए, और उन्हीं 7 कैरेक्टर्स के बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, ठीक है। मतलब जो जेनेटिक्स के लॉ हैं वो उन्हीं के बेसिस पे उन्होंने दिए। तो आपके जो लॉ हैं वो भी लिखने को आते हैं एग्जाम में, हालांकि शायद 10th में आपके लॉज नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि कभी कभी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपका लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, ठीक है। पी प्लांट को उन्होंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो सबसे इजीली अवेलेबल प्लांट है। उन्होंने देखो मेंडल ने यहाँ पे पी प्लांट चूज़ किया है ना, पी प्लांट को उन्होंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि वो एक ऐसा प्लांट था जो सबसे कम टाइम लेता था उगने के लिए, ठीक है। 3 से 4 महीने में वो पूरा का पूरा मैच्योर हो जाता है और कट भी जाता है, और वो सबसे ईजिली अवेलेबल प्लांट था, इसलिए मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि वाई मेंडल हैव चोजन द पी प्लांट, तो क्योंकि वो ईजिली अवेलेबल था, वो कम टाइम लेता था, ठीक है, इसीलिए उन्होंने उसको चूज़ किया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम मेंडल की बात करते हैं तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने कैरेक्टरिस्टिक लिए बेटा, कैरेक्टर्स, और उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंडल की अगर बात करते हैं तो मेंडल ने आपका 2 लॉ दिया है। पहला लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब मेंडल के लॉ हैं जो उनको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर में 2 लॉज आते हैं, और 2 लॉज जो आते हैं उसकी वजह से हमारा क्या होता है, वही हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी देखो मेंडल ने सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट किया, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट जो किया था वो क्यों किया था, ठीक है। तो रीज़न क्या था इनका सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट का। तो सबसे पहले पी प्लांट जो होता है, इसके मैं रीजंस लिख दूँ, इनका शॉर्ट लाइफ होता है, ठीक है, शॉर्ट लाइफ होता है, मतलब एक तरह से कह सकते हो 2 to 3 मंथ में ये मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें दूसरा है, इसमें कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं, इट हैज़ मैनी कंट्रास्टिंग
कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, कई कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हो सकते हैं, ठीक है। नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें तीसरा नेचुरली ये सेल्फ पॉलिनेटेड था, सेल्फ पॉलिनेटेड पौधा है तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। और नेचुरली होता है, सेल्फ पॉलिनेशन इसमें नेचुरली होता है। लेकिन चौथा आर्टिफिशियली हम इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। तो आर्टिफिशियली हम क्या करा सकते हैं बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें हम करा सकते हैं, ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट था इजी टू कल्टीवेट, ठीक है, ये इजी टू कल्टीवेट था। और छठा पॉइंट था कि जो पी सीड्स हैं, पी के सीड्स हैं, दे आर लार्ज, ठीक है, लार्ज हैं, ठीक। तो ये मेंडल के, इन्होंने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया था, तो उसकी ये सर्टेन रीज़न है। और रीज़न में ये 6 रीज़न है कि वाई द मेंडल हैज़ चूजन द पी प्लांट। तो सबसे पहले शॉर्ट लाइफ थी उनकी 2 to 3 मंथ। दूसरा, इट हैज़ ए मैनी कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, कई कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। जैसे कंट्रास्टिंग ट्रेड्स में मैं बता दूं, जैसे कि उनका पेड़ जो पौधा था वो ग्रीन कलर का था या वॉयलेट कलर, जो फ्लावर्स होते थे, सॉरी, वो वॉयलेट होते थे और रेड वाइट होते थे, 2 कलर के होते थे, ठीक है। दूसरा, उनका जो पौधा है वो डॉव भी हो सकता था, टॉल भी हो सकता था, दूसरा कैरेक्टर हो गया, ठीक है। इस तरह से 7 कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे, ठीक है। तो मैं 7 के 7 कैरेक्टर आपको बताती हूँ, जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जिसमें मैंने दूसरा पॉइंट लिखवाया है, दैट इज़ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो ट्रेड्स हैं। तो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने लिया था, 7। और आपको 7 जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, इसी 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में से कोई एक कैरेक्टर उठा के आपको, कोई या फिर 2 कैरेक्टर उठा के डाई हाइब्रिड क्रॉस पूछ लेगा, कोई एक कैरेक्टर उठा के मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूछ लेता है। तो सबसे पहले इन्होंने लिया था, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इन्होंने लिया था लेंथ ऑफ प्लांट, लेंथ ऑफ प्लांट इन्होंने लिया था बेटा। लेंथ ऑफ प्लांट में पहला था टॉल और दूसरा था डॉफ, ठीक है। टॉल को उन्होंने टी से किया, डॉफ को स्मॉल टी से, इतना समझ में आ गया ना। दूसरा उन्होंने लिया बेटा फ्लावर की पोजीशन, ठीक है, फ्लावर की पोजीशन, ठीक है। अब फ्लावर कहाँ कहाँ हो सकता है, अब एक तरह से देखो, फ्लावर हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल, इस पोजीशन को एक्सियल पोजीशन कहते हैं। और अगर फ्लावर हमारा यहाँ उगा है तो इस पोजीशन को बेटा हम टर्मिनल कहते हैं, टर्मिनल। तो फ्लावर में भी आपका 2 हो सकता है, एक एक्सियल पोजीशन हो सकता है, इधर वाला मैं डोमिनेटिंग कैरेक्टर लिख रही हूँ, ठीक है, ये डोमिनेट कैरेक्टर हैं और ये आपके रेसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। तो आप समझ जाना, ठीक, एक्सियल और दूसरा यहाँ पे था हमारा टर्मिनल। तो फ्लावर भी हमारे 2 तरह के हो सकते हैं, एक एक्सियल हो सकता है और एक टर्मिनल हो सकता है, ठीक है। तीसरा जो कैरेक्टर उन्होंने लिया था बेटा, वो उन्होंने लिया था शेप ऑफ पॉड, शेप ऑफ पॉड, मतलब जो पॉड है, पॉड मतलब क्या है ना, दाना, दाना ही तो पॉड है, ठीक है। तो शेप ऑफ पॉड जो था वो इनका 2 तरह से हो सकता था, पहला इन्फ्लेटेड और दूसरा कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है, इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। नाउ चौथा कैरेक्टर जो था वो कलर ऑफ पॉड था उनका, कलर ऑफ पॉड, पॉड मतलब जो मटर का दाना होता है, ठीक है। कलर क्या हो सकता है, ग्रीन हो सकता है और येलो हो सकता है, ठीक है। कोई 2 कैरेक्टर लेंगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस लेंगे और एक कैरेक्टर लेंगे तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस लेंगे, इसमें आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। पांचवा जो उन्होंने लिया था बेटा, कलर हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट है शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, हाँ, ठीक है। शेप ऑफ सीड में क्या था आपका, एक है राउंड कलर का सीड हो सकता है और रिंकल्ड, ठीक है, ये हो सकता है आपका, ठीक है। छठवां कैरेक्टर उन्होंने था कलर ऑफ कॉटिलेडॉन, कलर ऑफ कॉटिलेडॉन। अब कॉटिलेडॉन क्या होता है, कॉटिलेडॉन जहाँ से सीड को खाना मिलता है उसी को हम कॉटिलेडॉन कहते हैं, ठीक है। कॉटिलेडॉन में भी मैंने आपको मोनोकॉट डाइकॉट बताया था ना, तो वही है, ठीक है। तो कलर ऑफ कॉटिलेडॉन की बात करें तो यहाँ पे येलो कलर और यहाँ पे हमारा ग्रीन कलर, ठीक है। आप देखो दोनों में डिफरेंस है, ठीक। नेक्स्ट है आपका 7th वाला कलर ऑफ फ्लावर,
कलर ऑफ फ्लावर, याद रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है। कलर ऑफ फ्लावर जो हो सकता है ये आपका डोमिनेंट में आपका था बेटा वॉयलेट कलर, और इसमें था आपका वाइट कलर, ठीक है। ये आपके मेंडल ने 7 कैरेक्टरिस्टिक लिए थे, जिसके हिसाब से उन्होंने क्या बताया था, कलर ऑफ ये सॉरी कंट्रास्टिंग, जो मैंने ये सेकेंड वाली लाइन लिखी है आपकी सेकेंड ना यहाँ पे कि पी प्लांट में वेरियस कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, तो यही कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं यहाँ पे। सेल्फ पॉलिनेटेड, आर्टिफिशियली, इजी टू कल्टीवेट, और ये सब तो अलग कैरेक्टर है। ये सारे आपके 7 कैरेक्टर्स हैं। ये इसमें आपको अगर कोई दो दे देगा तो डाई हाइब्रिड, एक देगा तो मोनोहाइब्रिड। मोस्टली देते क्या हैं वो, एक ये देते हैं, ठीक है, एक ये देते हैं, एक ये देते हैं और एक ये देते हैं, ठीक है। इन चारों को मोस्टली पूछते हैं। ये जो तीनों हैं ये बहुत ही कम पूछ जाते हैं, कॉटिलेडॉन का, एक्सियल और इन्फ्लेटेड। लेकिन अगर आपको दे दिया कि कलर ऑफ कॉटिलेडॉन येलो और ग्रीन है तो आप कंफ्यूज मत होना। याद रखना कि कॉटिलेडॉन के केस में मैम ने बताया था कि येलो इज़ डोमिनेटेड एंड ग्रीन इज़ रेसेसिव, ठीक है। तो आपको वाई और जी तो लिखना ही है बेटा, वाई और जी तो लिखना ही है, पर आप कॉटिलेडॉन के टर्म्स में लिखोगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो अभी जब मैं आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस बताऊंगी तो उसमें आप कॉटिलेडॉन के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो ये भी मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी, ठीक है। तो मोस्टली वो जो एग्जाम में देते हैं तो ये चारों देते हैं, हालांकि ऐसा भी नहीं है, एक्सियल और टर्मिनल भी आ सकता है आपका, ठीक है। और ये कॉटिलेडॉन का जो कलर है वो भी आ सकता है, ठीक है। एवरीवन गेट इट? ओके क्लास।